हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। एंड आज की इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी के स्पेशल क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो ये है मोबाइल पाठशाला और मैं हूं आकांक्षा पांडे और धूम मचाएंगे हम सभी आप सभी मिलकर के, ठीक है, आज के इस सेशन में। तो फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरा भी काम बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर से जो है मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि गाइज आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चंस के साथ में। गाइज पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल व्हिच इज इन द एरिया ऑफ पंजाब सिंस ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड। अभी क्या है ना कि यहाँ पर जो हमारे हिंदी पेडागोजी के स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी इस सेशन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का डिफरेंस है, चीजें क्वेश्चन सारी चीजें वही हैं। सो आपको भी यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द क्लासेस और इग्नोर नहीं करना है और शेयर करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है। कहने का यहाँ पर मतलब है कि हिंदी स्पीकिंग टीचर को पंजाब में पोस्टिंग मिल जाती है तो ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, उसको उस लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज वहां का नहीं पता है। तो अभी क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए? अप्लाई फॉर द ट्रांसफर टू हिंदी स्पीकिंग एरिया। ये तो नेगेटिव हो जाता है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं। मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट इज अ नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। आप अपनी पूरी कम्युनिटी को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो आपकी हिंदी को सीखें। क्यों सीखे भाई, आप पूरे कम्युनिटी को आप कैसे सिखाएंगे, क्यों सिखाएंगे? क्योंकि अभी आपको फोकस करना है एज ए टीचर। अब आपका यहाँ पर जो है कर्तव्य बनता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग अफेक्ट हो, ना कि आप लोगों से अफेक्ट हो, ठीक है। Communicate in English at is a difficult language for him to understand that local dialect. अब कम्युनिकेट इन इंग्लिश, उस इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहिए। एट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट। अब उनको इंग्लिश में बात करनी चाहिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज उनको नहीं आती है। अब फोर्थ कहता है यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। अब यहाँ जो रिसोर्स शब्द है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वो लैंग्वेज बच्चों को जो लैंग्वेज आती है उसको एक रिसोर्स यानी एक साधन उनके लिए वो रहेगा जिससे वो वहां के लोकल लैंग्वेज को सीख पाएंगी और फिर पढ़ा पाएंगी, ठीक है। तो बच्चों से वो सीख सकेंगी, बच्चों से वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकेंगी और फिर वो पढ़ा सकेंगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। while designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on. When designing a working activity for a language class, a teacher should। अब देखो, एक लैंग्वेज के क्लासरूम में एक एक्टिविटी को डिजाइन करने के लिए जो टीचर है वो किस चीज पर उसको फोकस करना चाहिए। चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, giving clear instructions for the task, providing all the necessary vocabulary required for the task and assigning an authentic piece of writing task। पहला ऑप्शन कहता है चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग यानी अपने आसपास से आप कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट कर करके आप उस लैंग्वेज को मतलब सीख पाएंगे। तो अभी वो क्या है, करिकुलम डिसाइड कर रही है, करिकुलम डिजाइन कर रही है अपने बच्चों के लिए लैंग्वेज की टीचर। तो अभी उनको सराउंडिंग से कोई भी वर्ड को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बच्चों को वो प्रैक्टिस कराएंगी या उस पर कुछ लिखने को बोलेंगी और जिससे बच्चों की वोकैबुलरी, बच्चों का लैंग्वेज एनहांस होगा। तो यहाँ पर ये काफी पॉजिटिव है, तो इसको हम एक बार पॉजिटिव मान करके दूसरे ऑप्शन को देखेंगे एक बार। गिविंग अ क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क के लिए केवल उनको इंस्ट्रक्शन देना है, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव जाता है। प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकैबुलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। अगर आपने वोकैबुलरी बच्चों को प्रोवाइड कर दी तो बच्चे उसको मेमोराइज करेंगे, उसको रट्टा मारेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क, उनको कुछ भी ऑथेंटिक पीस आप दे देंगे और उस पर वो क्या करेंगे, उस पर वो लिखेंगे, उस पर जो भी उनको लिखना होगा उसको वो करेंगे। बट फिलहाल आपका जो पहला ऑप्शन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर वो अपने सराउंडिंग्स की कोई भी टॉपिक वो सेलेक्ट करेंगे और बच्चों को वो देंगे, वो टास्क देंगे और बच्चे उसी टॉपिक पर अपना जो है व्यूज प्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, some children do not have exposure to English outside the classroom, so the teacher's proficiency in spoken English essential because। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माहौल नहीं मिल पाता है, एक्सपोजर नहीं मिल पाता है इंग्लिश के लिए बाहर, मतलब क्लासरूम से बाहर। तो अब इस टाइम में जो टीचर की प्रोफिशिएंसी, सो द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एसेंशियल बिकॉज,
इस टाइम में जो टीचर की प्रोफिशिएंसी है, यानी जो टीचर की निपुणता है उस लैंग्वेज को लेकर के, वो जरूरी है क्योंकि द टीचर्स कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स। टीचर जो है ग्रामर को सिखाने के लिए ज्यादा टाइम दे पाती है। द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। टीचर बच्चों के जो एरर है, जो मतलब उनकी जो गलतियां हैं, उनको सही कर सकती हैं। द स्टूडेंट मे लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इट। यहाँ थर्ड ऑप्शन कहता है गाइस कि स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इट। मतलब बोलने से पहले बच्चे क्या करेंगे, टीचर की लैंग्वेज को ध्यान से सुनेंगे और उनको समझेंगे, तो उनको वो एक्सपोजर मिल पाएगा। यहाँ बात हो रही है माहौल की, कि वो बच्चे जिनको माहौल नहीं मिल पाता है वो क्या करें। फोर्थ ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स कैन इमिटेट, प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट्स और सेंटेंस यूज्ड बाय द टीचर। यहाँ देखो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि टीचर की प्रोफिशिएंसी क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे इमिटेट करेंगे किसको, अपनी टीचर को इमिटेट करेंगे लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसमें अल्टीमेटली हमारा जो आंसर हो जाना है वो हो जाना है आपका फोर्थ ऑप्शन। क्यों, यहाँ पर सही बताया गया है कि स्टूडेंट इमिटेट करेंगे, नकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ड्रिल द स्टेटमेंट, मतलब उस लैंग्वेज पर फोकस करेंगे जो उनकी टीचर के थ्रू बोला गया है। टीचर्स ने जिनको यूज किया, टीचर ने जो जिस लैंग्वेज को यूज किया उस पर वो फोकस करके उसी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको एक्सपोजर मिलेगा और वो फिर लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास प्रैक्टिस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स। किस प्रकार की प्रैक्टिस, किस प्रकार की ओरल लैंग्वेज की प्रैक्टिस की जाए। एक सेकंड, क्वेश्चन ये कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। किस प्रकार की प्रैक्टिस से बच्चों की ओरल लैंग्वेज जो है डेवलप हो पाती है। ठीक है, कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द हेल्प विद द टीचर। देखो अब यहाँ ओरल की बात हो गई है, यानी मौखिक लैंग्वेज की प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो टेक्स्ट पर हम बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं करेंगे, यानी पहला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड कहता है कोरस रेसिटेशन, इंडिविजुअल रेसिटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट। रेसिटेशन का मतलब होता है रिपीट करना, यानी बार बार रिसाइट करना, गाना जो भी बोल सकते हैं इसको। इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से, और कोरस यानी कि ग्रुप में भी अगर आप किसी चीज को रिसाइट कर रहे हैं इंडिविजुअल या ग्रुप में, तो वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो ये ओरली पर फोकस कर रहा है, यानी ओरल पे फोकस कर रहा है, तो इसलिए ये आपका सेकेंड ऑप्शन को हम कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड कहता है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन्स। आप रोल प्लेज जानते हैं ड्रामा में हम करते हैं, तो उनमें से किसी एक पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोरस यानी ग्रुप में कर रहे हैं, और फिर लैंग्वेज को बार बार ओरली यूज कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा तरीका हो जाएगा जिससे ओरली आपको एफिशिएंसी मिल पाएगी उस लैंग्वेज में। और फोर्थ कहता है प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स। आप नए और अनफैमिलियर यानी अपरिचित शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करें। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोल प्लेज यानी ड्रामा में जो रोल प्लेज होते हैं उनको उनका रोल यहाँ पर मतलब प्ले करके आप उस लैंग्वेज को बार बार यूज करेंगे, जिससे आपकी ओरल एफिशिएंसी वहां पर एनहेंस होगी। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये पूरा फोकस्ड है ओरल एफिशिएंसी को लेकर के, तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, in a constructivist classroom language learning would most importantly be based on। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में यानी रचनात्मक तरीके से जो हमारे रचना मतलब आई मीन क्रिएटिव क्लासरूम जो होते हैं, जो क्रिएट करते हैं, अपने व्यूज जो बताते हैं, अपने ओपिनियंस बताते हैं, सीखने के बाद से नया इनिशिएटिव लेते हैं, वो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये कहता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। यहाँ ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि ग्रुप में कोई बात डिस्कस हो रही है, और पीयर इंटरेक्शन यानी कि हम बात विवाद कर रहे हैं। पीयर मतलब होता है ग्रुप, इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत, तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो भाई अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम नई ओपिनियन अपने हर इंसान अपना हर व्यक्ति अपना ओपिनियन देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एक नया एक क्रिएटिव मेथड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कहता है मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड हैंड राइटिंग डेवलपमेंट। हम यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग, अब हैंड राइटिंग का यहाँ पर हमें लेना देना नहीं है ना, हैंड राइटिंग पर हम क्यों फोकस करने जाएंगे। थर्ड कहता है करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड। क्या हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए स्पेलिंग तो होती है, बट यहाँ पर
कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग, किसी लैंग्वेज को सीखने की बात हो रही है तो हम स्पेलिंग एरर्स पे क्यों जाएंगे फोकस करने, और केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, आप सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं तो ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन के थ्रू आप कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, आप वहां पर जो है अपने ओपिनियंस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपना एक तरीका होगा, अपना इनिशिएटिव होगा, और जहां पर हम बच्चों की इनिशिएटिव पर फोकस करते हैं ऐसे क्लासरूम को हम कंस्ट्रक्टिव यानी कि क्रिएटिव क्लासरूम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, as a language teacher, which one of the following is most important for your regarding teaching of grammar? आप एक लैंग्वेज टीचर जो है, एक लैंग्वेज टीचर के होने की वजह से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जब आप बच्चों को टीचिंग ऑफ ग्रामर सिखा रही हैं, यानी ग्रामर सिखा रही हैं, तो ग्रामर आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। देखो ये मेमोराइजिंग वर्ड बहुत नेगेटिव होता है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर गाइस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, अवॉइड कर देना, ये भी हमारा, अवॉइडिंग भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच यानी कि हमें किस तरीके से सेंटेंसेस को यूज करना है, उस फंक्शन पर अगर हमने फोकस किया है तो ये हमारा ग्रामर सीखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक जरूरी, एक इंपॉर्टेंट हमारा एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर को ट्रांसलेट हम क्यों करेंगे, हम स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं, ग्रामर को नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है, मीनिंग नहीं समझ में आती है इसकी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच का मतलब होता है आपने कोई सेंटेंस लिखा, सेंटेंस आपके सामने है, अब आप उस सेंटेंस का यूज करके अब उसमें हर एक सेंटेंस के जो है सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या ग्रामेटिकल तरीका, क्या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शनल अप्रोच होता है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रामर सिखाने का बहुत ही बेहद अच्छा तरीका है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गाइस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक यानी किताब के लिए जरूरी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है, इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन, ये एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि और भी चीजें होती हैं जो टेक्स्ट बुक में होती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, टीचर के लिए टेक्स्ट बुक फाइनल नहीं होना चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज आउटसाइड एक्टिविटीज होती हैं जो टीचर कराती हैं, तो ये फाइनल एक नहीं हुआ, एक फाइनल एक मेथड नहीं हुआ, एक फाइनल जो है ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ टीचर के लिए। थर्ड होता है इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम, हाँ ये हेल्प हमें करता है हमारे करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वही सब कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट बुक इज नॉट एवरीथिंग फॉर द एजुकेशन, बट इट इज इट हेल्प्स अस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीजें किताबों से बाहर है जो हम सीखते हैं। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अ लैंग्वेज लर्निंग टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है गैप, गैप को जानने के लिए हम बच्चों में डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, तो ये एक जो गैप वर्ड है, ये जो एरर वर्ड है, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, इन वर्ड्स के थ्रू आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि आपका सही आंसर क्या होगा। गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम, पीटीएम के लिए हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल करना। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है एक बार शेयर कर दो मेरे लिए, और शेयर करने के बाद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप सभी, ठीक है। पहला यहाँ देखो, 9th क्वेश्चन कहता है द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE इज लैंग्वेज। ये देखो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का काम होता है बच्चों के स्कॉलिस्टिक अप्रोच पर ध्यान देना, ऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वहां पर, पहला देखो आंसर होता है टू असेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, केवल टेक्स्ट बुक की अंडरस्टैंडिंग समझना बिल्कुल नहीं होगा। होलिस्टिक वे पर हम ध्यान देते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास कैसा है, ऑल डेवलपमेंट पर हम फोकस करते हैं CC के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
सेकेंड कहता है टू एसेस देयर लर्निंग गैप्स, तो वो तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में करते हैं। टू गिव रेगुलर टेस्ट दैट इज वीकली टेस्ट एंड टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन। यस, तो आपका योग्यता यानी कि बच्चों की योग्यता जानने के लिए हम सीसीई करते हैं। सीसी एक मतलब नो द पर्पस ऑफ सीसी इवेल्युएशन हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Under which act did English get the status of the associate official language? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया है वो आर्टिकल 343 में दिया गया है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है और वो आर्टिकल नंबर 343 में आता है। फर्स्ट पार्ट में इसका जो है हिंदी को हम राज्य भाषा मानते हैं, स्टेट लैंग्वेज हिंदी को, और इंग्लिश को यानी कि इसके सेकेंड पार्ट में इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। A teacher is appreciating a child for his overall language use, though some of the words were misspelled by him. The teacher is using. यहाँ पर बच्चे ने बहुत तरीके अपनाए, मतलब वो ओवरऑल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से उसने यूज किया। टीचर ने एप्रिसिएट किया बच्चे को। A teacher is appreciating a child for his overall language use. जिस तरीके से बच्चे ने बोला उस चीज को लेकर के टीचर ने उसको एप्रिसिएट किया। Though some of the words were misspelled by him, कुछ इस वर्ड्स को उसने मिसस्पेल्ड किया, गलत तरीके से बोला। The teacher is using, मान लिया आप हैं, आपने मुझे आंसर किया 10 क्वेश्चन में से आपने मुझे 9 क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली बताए, एक क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे गलत बताया। अब यहाँ पर जो मेरा अप्रोच जो क्लास में है वो कैसा है, स्ट्रक्चरल है, कम्युनिकेटिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है या होल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट पे ज्यादा फोकस करूंगी, होल लैंग्वेज पे फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि होल लैंग्वेज कभी अप्रोच नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। और स्ट्रक्चर कम्युनिकेटिव नहीं होता है, बातचीत पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्ट्रक्चर पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट और होल लैंग्वेज में हम किसी एक को आंसर मान सकते थे, बट होल लैंग्वेज हमारा कोई अप्रोच नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आपका अप्रोच होता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। किसी भी लैंग्वेज को जो है हमें सीखने के लिए हैबिट फॉर्मेशन में क्या चीज आती है, तो कॉग्निटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हैबिट आपका किससे जुड़ा है, बिहेवियर से जुड़ा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है? एक्लेक्टिक अप्रोच आप जानते होंगे, जब भी आप वेन डायग्राम आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, वेन डायग्राम आपने जानते होंगे, ये वेन डायग्राम होता है जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजों का केवल एक ही रूप होता है, एक ही रूप होता है, जहां पर आपको एक ऐसा कॉर्नर जहां पर सारी चीजें आपको मिले, एक ऐसा अप्रोच जहां पर पहुंच करके आपको बहुत सारे लैंग्वेज सीखने का जो है लैंग्वेज आप जहां से सीख सकते हैं, वो हमारा एक्लेक्टिक अप्रोच होता है। क्लियर? बिहेवियरिस्टिक हैबिट फॉर्मेशन आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। कम्युनिकेटिव बातचीत करके, और कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानवादी, मतलब आप लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। In the context of the theory of multiple intelligence, जो कि गार्नर की थ्योरी है, which one of the following intelligence is related language? इनके अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस जो है एक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में आता है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, which one of the following intelligence is related to language? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। गार्नर के अकॉर्डिंग ये जो आपका ऑप्शन है, जो इसमें इंक्लूडेड है वो है आपका लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस थ्योरी में जो रिलेटेड है। नेक्स्ट, बैनिशिंग मदर टंग इज द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डैश मेथड। अगर आप अपने मदर टंग को पूरे तरीके से बैनिश कर दे रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो इस तरह का जो हमारा इस तरह का जो अप्रोच है, जो क्लास में हम यूज कर रहे हैं, वो कैसा मेथड है, कैसा अप्रोच है, वो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट अप्रोच, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने टारगेट लैंग्वेज को ही हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया मैं ये इंग्लिश की क्लास है, तो यहाँ पर इंग्लिश की क्लास में हम हिंदी का यूज ना करके केवल इंग्लिश का यूज करें, तो वो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। बाइलिंगुअल, दो स्टेटमेंट का यूज करना, दो लैंग्वेज का यूज करना, बाइलिंगुअल हुआ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब आपको हिंदी आती है, ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश सीख रहे हो। और नेचुरल मेथड में हम नेचुरली एक्वायर करते हैं कोई भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट।
डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। गाइस सिंटैक्स हमारा ग्रामेटिकली वर्ड्स को डील करता है, सिमेंटिक्स हमारा मीनिंग को डील करता है, किसी भी वर्ड की मीनिंग की स्टडी को सिमेंटिक्स बोलते हैं। और कॉलिकेशन मतलब होता है वर्ड का वर्ड से यूज करना, यानी कि दो शब्दों को जब जोड़ने का काम करते हैं तो वो कॉलिकेशन होता है। और कॉलिकियल मतलब होता है जब सार्कास्मिक लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो वो हमारा कॉलिकियल लैंग्वेज होता है। तो गाइस हमारा जो आंसर यहाँ पर, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर मीनिंग के साथ में डील कर रहा है तो वो हमारा सिमेंटिक्स होता है। क्लियर? सो हमने गाइस यहाँ 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। और जैसे कि आपको पता है जो 2021 का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, लेकिन वहां आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये बात लिख दी गई है साफ साफ कि आपका जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। विद इन एग्जिस्टिंग सिलेबस आपका एग्जाम होगा। जो क्वेश्चन पहले फैक्चुअल होते थे अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं सिलेबस चेंज हो जाएगा, उसी सिलेबस को क्रिएटिव तरीके से अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर के रूप में आएगा। ठीक है, आपको रेडी हो जाना है, आपको अपने तरीके पर ज्यादा फोकस करना है। आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस की थी, अब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे मेरे साथ आप बने रहेंगे और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको हमेशा देती रहूंगी और आपको पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम क्या है mobilepathsala.com है, mobilepathsala.com पर वो सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रेपरेशन में। अगर आप यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीटेट, टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, जरूरी, बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, मोबाइल पाठशाला का, जो आपके मॉक टेस्ट के लिए बहुत जरूरी एक मीडियम रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए mobilepathsala.com। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे mobilepathsala.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको जाकर के क्लिक करना है और कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ आपको सारे मटेरियल्स वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है गाइस, सेशन को एंड करते हैं इसी के साथ में। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी जो है डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।